गुड आफ्टर स्टूडेंट। मैं आज प्रकाश चंद माथुर आपको कुछ पहले लैंगिक पूर्वाग्रह के विभेद मैंने आपको बताए थे और उसके प्रमुख कारण आपको समझाए थे, है ना। जिसमें जैसे प्राचीन मान्यता, संकीर्ण विचारधारा वगैरह आपको मैंने समझा चुका हूँ पहले से ही। आज मैं आपको लैंगिक पूर्वाग्रह के विभेद एवं प्रभाव के बारे में तथा उसकी समाप्ति के उपायों के बारे में विस्तार से अध्ययन कराऊंगा। तो देखिए, लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद का अर्थ आप जानते ही हैं, क्योंकि मैंने पुरानी आपकी क्लास में आपको ऑनलाइन क्लास में आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। पुरुष और स्त्रियों में जो भेदभाव किया जाता है वो लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है, चाहे उसमें बालक व बालिकाओं में हो, स्त्री या पुरुष में हो। ठीक है। अब हमारा जो प्रभाव में टॉपिक है वो सबसे पहला है कन्या भ्रूण हत्या। देखिए, वर्तमान में आप आए दिन पेपर ज़रूर पढ़ते होंगे, जिसमें मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में आप ज़रूर देखते होंगे कोई ना कोई गांव में, शहर में किसी भी प्रकार की भ्रूण हत्याएं होती रहती हैं। लेकिन ये भ्रूण हत्याएं चोरी छुपे होती हैं और इसमें हम ये देखा जाता है कि पहले ये जो नहीं था भ्रूण हत्याओं का, क्योंकि पहले हमारे यहाँ इस तरह की तकनीक विकसित नहीं थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या है कि सोनोग्राफ़ी, अल्ट्रासाउंड, इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है। ये जो विकसित की गई थी, ये इसलिए की गई थी कि जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, अविकसित होते हैं, वो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उनको सही रूप में पहचान सकें और उनको उचित पोषण वगैरह दे सकें, इसके लिए उनको यह सोनोग्राफ़ी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका असमय लोगों ने फ़ायदा उठाया और लिंग का पता करने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाया और आगे चलकर ये कन्या भ्रूण हत्या के रूप में उत्पन्न हुआ। कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा समाज के लिए असभ्य माना जाता है, क्योंकि जब बालिका ही नहीं होगी और बालक ही बालक होंगे तो दुनिया आगे कैसे चलेगी। ठीक है। एक स्त्री का होना समाज में बहुत ही आवश्यक है। आधुनिक काल में माता पिता भी देखिए, एक लड़की होने के बाद दूसरे बच्चे के समय लिंग की जांच कराना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, लड़का चाहिए होता है। इसी कारण भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास करते हुए भ्रूण हत्या पर रोक लगाई है और जगह जगह आप जहां अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं वहां पर भी लिखा रहता है कि भ्रूण हत्या एक अपराध है। उसमें एक टोल फ्री नंबर दिया होता है और टोल फ्री नंबर में अगर आप कॉल करते हो और अगर वो पकड़े जाते हैं तो डॉक्टर को भी सज़ा होगी, मरीज़ को भी सज़ा होगी। ठीक है। इस तरीके से, और ये जो कराने वाले हैं उनको भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से भ्रूण हत्या को अब वर्तमान में बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट है अपना बच्चों, असुरक्षित लिंगानुपात। देखिए, इसमें असुरक्षित लिंगानुपात के बारे में आपने, जैसे जनगणना होती है उस समय 2001 में हुई थी, उसके बाद में 2010 में हुई है। ठीक है। 2020 में हो नहीं पाई क्योंकि कोरोना आ गया है अपना, इसलिए जनगणना नहीं हो पाई है। 2001 में अगर अपन देखते हैं 1991 में, तो 947, राजस्थान का देखते हैं अपन तो 947 लड़कियां थी, जबकि 2001 में देखें तो ये 927 लड़कियां ही रह गई हैं। इसका कारण है कि राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में लिंग अनुपात क्या हुआ है, घट रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर लिंग की कन्या भ्रूण हत्या की या फिर लिंग की जांच कराई जाती है और लड़कियों को गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब जब ऐसा होगा तो फिर अविवाहित लड़के रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे।
इन सब कारणों से समाज में क्या बढ़ेगी, बुराइयां बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो असंतुलित लिंगानुपात हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है लैंगिक पूर्वाग्रह में। अगला है अपना मानसिक कुप्रभाव। देखिए, जब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर नहीं होगी तो मानसिक रूप से कुप्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा। लड़कियां सोचेंगी, महिलाएं सोचेंगी कि मानसिक रूप से कुंठित हो जाएंगी कि बेटी को से भेदभाव किया जाता है, बेटी को प्रमुखता नहीं दी जाती है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो इस तरह की भेदभाव से क्या होता है, मानसिक कुप्रभाव बढ़ता जाता है। जब मानसिक कुप्रभाव बढ़ेगा तो आए दिन आप देखते हैं समाज के अंदर जो होने वाली घटनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, और उनका ग्राफ इतना बढ़ जाता है कि उनको हम असमय संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये तो हैं अपने लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रभाव कि अपने क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय, यानी जितने भी अपन ने अभी ये पढ़ा, पिछला टॉपिक्स भी पढ़ा, तो उसमें अपन ने ये समझाया आपको कि हम किस प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा जागरूकता का प्रचार। देखिए, हम अगर जागरूक हैं तो हमारा समाज भी क्या होगा, बनेगा, जागरूक बनेगा। और समाज कब जागरूक बनेगा, जब सरकार जागरूक होगी। अगर सरकार चाहे तो नए नए ऐसी चीज़ों को, मनोरंजन कार्यक्रमों को विकसित कर सकती है, या मनोरंजन कार्यक्रम बना सकती है जिसमें लोगों को एक प्रेरणा मिले। ऐसे समाज के अंदर सीरियल है, नाटक है, नौटंकी हैं, इस तरह के कार्यक्रम संचालित कर सकती है कि जो प्रेरणादायक हों, जो शिक्षाप्रद हों, और जिससे नारी व पुरुषों को क्या मिले, एक बराबरी का दर्जा मिले। और वह कब मिलेगा, जब एक लेखक, गीतकार, टीवी प्रोग्रामर और फिल्मकार आदि इनकी अपने यहाँ पर समाज में क्या जो परिदृश्य चल रहा है उसके बारे में चिंतन करते हुए, उसके बारे में बताते हुए, एक नया पल लाते हुए, एक नई भूमिका के साथ में एक फिल्म बनाएं या नाटक बनाएं या एक नौटंकी बनाएं, तो समाज की भूमिका में क्या होगा, परिवर्तित आएगा। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसे और सुनते हैं वैसा ही हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो वही हमारे समाज को क्या ले जाएगा, आगे की ओर ले जाएगा, शिक्षाप्रद होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार जागरूकता आने से क्या होगा, समाज में लड़कियों की स्थिति क्या होगी, सुदृढ़ होगी, और वह आगे चलकर लिंगानुपात में बराबर का हक रखेंगी। जैसे अपने केरल में हैं, केरल में क्या है, लिंगानुपात महिलाओं का ज़्यादा है, पुरुषों का कम है। क्यों कि वहाँ पर जागरूकता ज़्यादा है, लड़कियों को ज़्यादा वो दिया जाती है, वहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, लड़कियाँ सारे काम करती हैं वहाँ पर। ठीक है, और अपने यहाँ पर कि लड़कियाँ ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, इस तरह का भाव यहाँ पर रखा जाता है। अगला है इसी में लैंगिक पूर्वाग्रह की समाप्ति में सेकंड पॉइंट है बालिका शिक्षा का प्रचार। देखिए, इसमें प्रचार में क्या आएगा कि स्कूल, कॉलेज तथा व्यावसायिक कॉलेज आसानी से सुरक्षित रूप में इसका प्रचार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जब लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं या पढ़ेंगी लिखेंगी तो वह अपने पैरों पर क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, और उनमें क्या बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो समाज में क्या आएगी, उनके लिए महत्व बढ़ेगा, और जब महत्व बढ़ेगा तो शिक्षा का प्रचार अपने आप ही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। लड़कियों के लिए बहुत से कॉलेज खोले गए हैं, स्कूल्स खोले गए हैं, अलग से स्कूल्स खोले गए हैं, व्यावसायिक कॉलेज भी खोले गए हैं, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा रही है। ये कारण है कि उनको एक सुरक्षित रूप में स्थिति पहुंच सके कि जिनसे उनके माता पिता
भी चिंताग्रस्त ना रहें कि हमारी बेटी कहाँ गई है ना। तो अलग से कॉलेज भी खोले गए हैं जिससे उन्हें उच्च शिक्षा भी प्राप्त हो सके और वह अपना क्या कर सकें, उच्च श्रेणी की नौकरी प्राप्त कर सकें या व्यवसाय कर सकें। अगला है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। तो देखिए जैसे कि पिछला पॉइंट है अपना कि अपना शिक्षा व्यवस्था में भी क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है। बालिकाएं शिक्षा में क्या ले रही हैं, सबसे ज़्यादा रुचि ले रही हैं। आज आप किसी कोचिंग्स पे जाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, सबसे ज़्यादा बालिकाएं अपनी प्रथम भूमिका निभाती हैं या अहम भूमिका निभाती हैं, वो सबसे आगे अग्रणीय रहती हैं। आज रिजल्ट आता है चाहे सीबीएसई का 10वीं का हो 12वीं का हो, सबसे ज़्यादा टॉपर जो रहती हैं वो बालिकाएं रहती हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो बालिकाओं का स्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आ रहा है। वही कारण है कि शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन अभी कुछ मात्राओं में, कुछ अंशों में ही सुधार आया है, कुछ दशमलव पॉइंट्स ही बने हैं। अभी हमें संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में क्या लानी है, सुधार लाना है, जिससे महिलाओं की स्थिति, बालिकाओं की स्थिति क्या हो सके, अच्छी हो सके और समाज अच्छा बन सके और उनसे भेदभाव ना किया जाए। अगला पॉइंट है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। देखिए सामाजिक कुप्रथा का मतलब होता है कोई प्रथा पुरानी चली आ रही है, उस पर हम क्या करें, रोक लगाते हैं। जैसे सती प्रथा है, 18वीं शताब्दी में कई ऐसे राजनीतिक सामाजिक संगठन उत्पन्न हुए जिन्होंने इसका विरोध किया, जिसमें राजा राम मोहन राय भी थे और स्वामी विवेकानंद भी थे। उन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। राजस्थान में भी सती प्रथा पे 1986 में मेले पे रोक लगा दी गई। इसका बहुत विरोध होता है। सती प्रथा का वर्तमान में अंश मात्र भी नहीं रह गया है, लेकिन इसका वर्तमान में देखें, वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसका ज़्यादा विरोध होता है। स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर इसमें अगर हम देखें कि कुप्रथाओं में, धार्मिक कर्मकांडों में भी महिलाओं को क्या नहीं दिया जाता है, स्थान नहीं दिया जाता है। महिलाओं से पर्दा करवाया जाता है। पर्दा प्रथा हमारे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि जब महिला पर्दे में रहेगी तो वो केवल चार दीवारी में ही रहेगी। उसे बाहर का किसी भी प्रकार का कोई विचार करने की शक्ति नहीं रहेगी उसके अंदर। अगर उसके अंदर कोई मुसीबत आती है तो वह उसको झेल नहीं पाएगी, ठीक है। उसी में एक बाल विवाह है, तो बाल विवाह भी क्या है, एक बुराई है। जब जल्दी शादी हो जाएगी तो वो ना तो पढ़ पाएगी और घर के कार्य में लगी रहेगी। घर पर भी यही किया उसने माता पिता के यहाँ पर, और जहाँ वो आई पति के यहाँ पर, वहाँ पर भी इस तरह का समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये इस तरीके की जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन पर हमें रोक लगानी चाहिए। और अभी जैसे आप देखते हो कि मंदिरों में भी महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई थी, है ना, तमिलनाडु वगैरह की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ। तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को जैसे कर्म कांड करने की अधिकार नहीं है, तो उन्हें भी मिलना चाहिए ये अधिकार, जिससे कि समाज में जागरूकता आए और इस तरह की कुप्रथाओं पर क्या लगाई जा सके, रोक लगाई जा सके। सुरक्षात्मक वातावरण, देखिए जब हम इन कुप्रथाओं पर रोक लगा देंगे, बालिका की शिक्षा का प्रचार करेंगे, जागरूकता एवं प्रचार करेंगे, तो सुरक्षात्मक वातावरण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। हाँ, आज दिन प्रतिदिन जैसे अपराध उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिसमें अपन कहें कि जैसे बलात्कार है, एसिड हमला है, अपहरण है, तो इससे क्या होता है कि माता पिता व लड़कियों के मन में जो भावना उत्पन्न होती है वो चिंता की उत्पन्न होती है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ कोई ऐसा घटनाक्रम ना हो जाए।
इसलिए वे सुरक्षात्मक रूप से क्या रहती हैं, असुरक्षित रहती हैं। तो इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, सरकार को, समाज को, माता पिता को रोकना चाहिए। और कहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें तुरंत उसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सूचित करना चाहिए। तो तब इससे क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति या बालिकाओं की स्थिति को क्या मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और वो आगे चलकर एक अच्छा सम्मानपूर्वक तरीके से समाज को प्रतिपादित करेंगे। अगला है समानता और समता। देखिए समानता और समता, देखिए महिलाओं की सभी प्रकार के अधिकार पुरुषों के समान मिले हुए हैं, लेकिन केवल क्या मिले हुए हैं, औपचारिक रूप में। अनौपचारिक रूप में देखें तो हमें ये अधिकार, विशेष अधिकार नहीं मिले हुए हैं। पुरुषों के बराबर महिलाएं केवल 20% ही पहुंची हैं। अगर हर क्षेत्र में देखें तो हमें ये मिलता है कि महिलाएं जन सामान्य के लिए तक नहीं पहुंच पाई हैं। हर चीज़ में पुरुष प्रधानता ज़्यादा देखी जाती है। तो इस प्रकार की समानता हमें लानी चाहिए कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएं भी कर सकती हैं। लड़का कर सकता है तो लड़की भी कर सकती है। तो इस प्रकार की हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और समानता और क्षमता उनकी विकसित करनी चाहिए। गलत सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं की समाप्ति, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। प्राचीन काल से ही देखिए हमारे समाज में बहुत ही गलत सामाजिक परंपराएं उत्पन्न हो गई हैं कि पीपल का पेड़ मत छूना, इस दिन बरगद का पेड़ मत छूना, इस दिन ऐसा मत करना, इस दिन सोमवार है ऐसा मत करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, गलत परंपराओं व मान्यताओं में आती हैं और धीरे धीरे ये बहुत बड़ी मान्यताएं बन जाती हैं। और इससे क्या होता है कि असमानता उत्पन्न होती है ना। महिलाएं हैं तो महिला महामारी के समय में किसी मंदिर में नहीं जाएंगी। तो ये कौन सा धार्मिक वो है, भय है या व्याप्त है ना। इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया जाता है, बस केवल मान्यता और परंपराएं दे दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अरे महिलाएं हैं तो महिलाएं नहीं जाएंगी, महिलाएं ये काम नहीं करेंगी, बालिकाएं ये कार्य नहीं कर सकती हैं। तो ये जो गलत मान्यताएं हैं व सामाजिक परंपराएं हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए, जल्द ही समाप्त करना चाहिए। तभी क्या होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह विभेद खत्म होगा। अगला है अपना प्रशासनिक प्रयास। देखिए प्रशासन बहुत बड़ा होता है और प्रशासन ही होता है जो अधिकतर सारे कार्य कर सकता है। एक बार मैं कुम्हेर गेट चौराहे पे बैठा हुआ था, अपना एक बाइक सही करा रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो गाड़ियाँ लोहार के होते हैं वो पढ़ने जा रहे थे पीछे की तरफ थोड़ा सा। तो एक टीचर उनको पढ़ा रहा था, अच्छी बात है, लेकिन वो किसके रूप में पढ़ा रहा था, प्रशासन के रूप में। तो अगर प्रशासन चाहे तो उनको भी शिक्षा मिल सकती है, वहीं मिल सकती है ना। शाम के टाइम पढ़ा रहे थे तो शाम को भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है और प्रशासन नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रशासन कब चाहेगा, जब समाज सुदृढ़ होगा, समाज के लोग, भावी लोग उनकी अपनी विचारधाराओं को प्रस्तुत करेंगे और लड़ेंगे किससे, प्रशासन से। शासन व प्रशासन, शासन का मतलब है सरकार और प्रशासन का मतलब है कर्मचारी। तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं समझेगा और शासन प्रशासन से नहीं लड़ेगा, तब तक प्रशासन का प्रयास जो रहेगा वो नाकाफ़ी रहेगा। ठीक है, जैसे अब वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, इसमें कहते हैं मास्क लगाइए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मास्क नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, समाज को ही परिणाम उसके भुगतने होते हैं।
आज जो जितना कोरोना फैला है उसको क्या कारण है? समाज में जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं या नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो उसी की वजह से दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। तो जो आज वर्तमान में दुविधाएं उत्पन्न हो रही हैं वो क्या हैं? परंपराएं के कारण उत्पन्न हो रही हैं। इस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए? नोट करना चाहिए और हमें उन लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।